गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट इज़ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि एक वेक्टर को किस तरीके से हम रिजोल्व करते हैं। तो आज हम सीखेंगे इसके बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारी बातें वेक्टर के बारे में पढ़ी हैं। वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए हैं। और आज का टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझने से पहले एक छोटा सा टॉपिक मैं करवाऊंगा जिसका बहुत यूज होगा इसमें। और सबसे बड़ी बात है कि वो टॉपिक मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। याद है आपको, मैंने जब टाइप्स ऑफ वेक्टर करवाए थे तो उसमें मैंने एक यूनिट वेक्टर और एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर करवाया था। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम डीपली स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत ईजी हो जाएगा आप सबके लिए। तो सबसे पहले देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर नाम से ही मालूम चल रहा है जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी जिस वेक्टर की वैल्यू क्या हो 1। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। ठीक है, और डायरेक्शन इसकी होती है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का मतलब हम कोई भी डायरेक्शन इसमें यूज कर सकते हैं। जब भी कभी हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करनी होगी, अगर हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो हमें यूनिट वेक्टर की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। हमें उस चीज में डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर का यूज करना पड़ेगा। तो यूनिट वेक्टर की वैसे तो वैल्यू 1 होती है, लेकिन मेनली यूनिट वेक्टर को यूज किया जाता है डायरेक्शन के पर्पज से। वेक्टर की डायरेक्शन को बताने के लिए यूनिट वेक्टर का यूज किया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मैं लिख देता हूं यहां पे, यूज ऑफ यूनिट वेक्टर फॉर फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब बात आती है, मान लीजिए ये तो हो गया यूनिट वेक्टर की बात। अब एक वर्ड आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर मैंने बताया था जब भी दो वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, यानी बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। मान लीजिए इस तरीके से है और हमें पता है कि 3 एक्सिस हम यूज करते हैं। एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। हम 3 डायमेंशन हमारे सिलेबस में इतना ही है, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं कि एक्स डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर है, एक्स डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर हमने लिया जिसकी वैल्यू क्या है 1, जिसकी वैल्यू क्या है 1, और जिसकी डायरेक्शन क्या है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो उसको हम बोलेंगे आई कैप। तो एक्स एक्सिस में वेक्टर की डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, आई कैप। आई कैप मतलब आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, मालूम है ना कि यूनिट वेक्टर को, जैसे ए वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, इसके ऊपर कैप लगा देंगे हम। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं। ठीक है, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर हमने लिया जिसकी वैल्यू 1 है और उसकी डायरेक्शन वाई के अलोंग है, वाई की तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, जे कैप। यानी वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी वेक्टर हो तो उसके पीछे हम क्या यूनिट वेक्टर लगाएंगे, जेड कैप, सॉरी जे कैप। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर हमने लिया जिसकी वैल्यू 1 है और जिसकी डायरेक्शन जेड के अलोंग है, जेड की तरफ जा रही है, तो इस कंडीशन में हम कौन सा यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, के कैप। ठीक है, अब आई, जे और के कैप ही हमें डायरेक्शन बताएंगे। जिसके पीछे भी आई लगा हो समझ जाओ वो एक्स डायरेक्शन में है, जिसके पीछे भी जे कैप लगा हो समझ जाओ वो वाई डायरेक्शन में है, और जिस वेक्टर के पीछे के कैप लगा हो समझ जाओ वो जेड डायरेक्शन में है। तो अब हमें डिटेल में करने की जरूरत नहीं, अब हमें सिर्फ ये यूनिट वेक्टर याद रखने हैं और हम कर लेंगे आराम से सोल्व। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है,
A force has magnitude 10 Newton. A force has magnitude 10 Newton in x direction and 5 Newton in y direction and 20 Newton in z direction. ये क्वेश्चन दे दिया, फाइंड f वेक्टर। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। f वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता देता हूं कि यूनिट वेक्टर को देखिए, मान लीजिए a वेक्टर है ये, और a वेक्टर किससे मिलकर बनता है? वेक्टर क्वांटिटी किससे मिलकर बनती है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। अरे हमने पढ़ा है ना कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। तो a का मैग्नीट्यूड तो ये हो गया, और डायरेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? यूनिट वेक्टर्स। मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है, यानी डायरेक्शन के लिए हम यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। तो a का यूनिट वेक्टर क्या हो गया? a कैप। तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन ही वेक्टर क्वांटिटी बनाता है। चलिए अब इधर देखिए जरा, ए फोर्स हैज मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 10, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया 10 इन x डायरेक्शन। आगे ना वही बात कि x डायरेक्शन में कौन सी यूनिट वेक्टर का हम यूज करेंगे? i कैप प्लस 5 न्यूटन इन y डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर है? j कैप, और 20 न्यूटन, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और इनटू डायरेक्शन में z डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं? k कैप। तो इस तरीके से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन। जब भी आपको मिले, कहीं भी लिखा मिले आई कैप, जे कैप या के कैप, तो इजीली बता सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं F इज इक्वल टू 5 जे कैप, तो आप बताओगे कि जे कैप का मतलब होता है वाई डायरेक्शन, यानी वाई डायरेक्शन में, यानी वाई एक्सिस के अलोंग 5 न्यूटन फोर्स लग रही है। यहां देखिए आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। 20 के कैप का मतलब जेड डायरेक्शन में 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। तो इस तरीके से आप यूनिट वेक्टर की हेल्प से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन। क्लियर है? तो ये बेसिक सी चीज बताने के लिए मैंने ये स्टार्ट करवाया था, क्योंकि रिजोल्यूशन अभी करवाएंगे, उससे पहले ये टॉपिक समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। चलिए अब हम अपने मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। रिजोल्यूशन का मतलब होता है स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना, एक वेक्टर को इस तरीके से तोड़ना। देखो तोड़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बट फिजिक्स के अंदर तुम्हारी जो +1 है, +1 फिजिक्स के अंदर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो भी तुम्हारे सिलेबस में है, बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं एक चीज को अलग अलग हिस्सों में तोड़ने के। ठीक है, मान लीजिए ये एक मार्कर है मेरे पास, इसको मैं 4 हिस्सों में तोड़ दूं, इसको मैं 3 हिस्सों में तोड़ दूं, इसको मैं 2 हिस्सों में भी तोड़ सकता हूं, इसको मैं 10 छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ सकता हूं। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे मैंने इसको 5 हिस्सों में तोड़ा, 1 2 3 4 5, 5 हिस्सों में तोड़ा, तो 5 जो छोटे छोटे हिस्से हैं उन सब का सम इस कंप्लीट मार्कर के बराबर आएगा। समझ रहे हो? सिंपल सी चीज है। तो एक वेक्टर को तोड़ना, किस तरीके से हम तोड़ेंगे, कंडीशन ये है हमारे पास कि एक वेक्टर को इस तरीके से तोड़ा जाए कि उसके जो जिन वेक्टर्स में वो तोड़ा जा रहा है वो आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। ये कंडीशन है। तो ध्यान से देखिए, एक वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर्स में तोड़ना इज नोन एज रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। Split a vector into 2 vector which are perpendicular to each other
is known as rectangular resolution of vector. So simple. अभी हम आपको बना के दिखाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा पूरी तरह से। देखिए ध्यान से देखिए, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। हमने एक वेक्टर लिया यहाँ पर, दैट इज ए वेक्टर, ये ओरिजिन है वो। ध्यान से सुनिएगा, हमने एक वेक्टर लिया ए नाम का, विच मेक एन एंगल थीटा। अब बिल्कुल ये देखिए, इस ए को मुझे जिन दो वेक्टर्स में रिजोल्व करना है, रिजोल्व मतलब स्प्लिट करना, मतलब तोड़ना। ए वेक्टर को मैं उन दो हिस्सों में तोड़ना चाह रहा हूं कि दोनों हिस्से आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से हम तोड़ेंगे। मान लीजिए ए है तो एक वेक्टर तो इसका ये टूट जाएगा और एक वेक्टर इसका ये टूट जाएगा। इस वेक्टर का नाम होगा ए एक्स डायरेक्शन में और इस वेक्टर का नाम होगा ए वाई डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? क्योंकि देखिए कंडीशन साफ तौर पे ये कह रही है कि दोनों वेक्टर, जो दोनों वेक्टर से टूटे हैं, एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में तोड़ना, ठीक है, और दोनों आपस में क्या होने चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। तो ए एक्स और ए वाई आपस में 90 डिग्री का एंगल बना तो रहे, तो ए एक्स को इन दो हिस्सों में तोड़ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जे एक वेक्टर को जिन हिस्सों में तोड़ा जाता है ना, तो ये हिस्से क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स, तो एक वेक्टर को दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में तोड़ना ही क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब आपको मालूम है कि इसको मैं दो हिस्सों में तोड़ चुका हूं, अलोंग एक्स एक्सिस ए एक्स एंड अलोंग वाई एक्सिस ए वाई। अब जरा देखिए, ए एक्स की टेल और ए वाई की टेल, टेल से टेल जब ज्वाइंट होती है, ठीक है, इसका नाम दे दो, मैं इसका नाम दे देता हूं आर, ओ आर, ये एक वेक्टर लिया था हमने। तो ये जो दो वेक्टर है इसका भी नाम दे दो पी और इसका नाम दे दो क्यू, क्यू। तो ए एक्स और ए वाई आपस में 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहे हैं। तो देखिए, ए एक्स वेक्टर की टेल और ए वाई वेक्टर की टेल, टेल टू टेल ज्वाइंट हो रही है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, इनका डायगोनल। तो आपको मालूम है कि हमने ये टॉपिक पहले ही कर चुके हैं, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहाँ हो जाएगा ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर। क्या सहमत हो इस बात से? सहमत होना चाहिए, क्योंकि जिस भी बच्चों ने पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ रखा है कि दो वेक्टर्स के टेल टू टेल अगर मिल जाए तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, उनका डायगोनल, और उनका डायगोनल कितने के बराबर आता है, इन दोनों के सम के बराबर आता है। तो व्हाट इज ओ आर, दैट इज ए वेक्टर, व्हाट इज ओ पी, दैट इज ए एक्स वेक्टर, and what is OQ, that is a y vector. It's a most important, that is first equation. क्लियर हो गया यहाँ से? ओके, अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। अभी अभी मैंने देखो यूनिट वेक्टर आपको पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर में मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि एक वेक्टर को किस तरीके से लिखा जा सकता है, ए का मैग्नीट्यूड और ए की डायरेक्शन, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, तो चलिए उसी तरीके से मैं इसको लिखता हूँ। इस इक्वेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूं कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स। ए एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, ए एक्स का मैग्नीट्यूड और इनटू आई कैप, क्योंकि ए एक्स किस वेक्टर के अलोंग जा रहा है, किस एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के अलोंग हम कौन सा यूनिट वेक्टर लगाते हैं, आई कैप, प्लस ए वाई वेक्टर को मैं लिख सकता हूं ए वाई का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऐसे लगाना चाहो लगा सकते हो या सिंपल ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ए वाई वाई के अलोंग है और वाई के अलोंग कौन सा यूनिट वेक्टर लगता है, जे कैप। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं।
क्लियर हो इस बात से? अब यहाँ तक तो बड़ा इजी सा सिस्टम था, ठीक है सर, आ गए समझ में। अब बात आती है कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैसे हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, तो वो सीखिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। देखिए हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई है कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब मुझे ए एक्स और ए वाई की वैल्यू चाहिए, तो देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से इधर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। इस 90 की अभी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको मिटा देता हूँ, पजल मत होना बिल्कुल भी, ठीक है। मुझे ए एक्स की वैल्यू चाहिए, ध्यान से देखिएगा, मुझे ए एक्स की वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चाहिए वो भी। तो ए एक्स की वैल्यू किस तरीके से मैं निकालूंगा, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रही है आपको, ओ पी आर, ट्राइंगल ओ पी आर, दैट इज बेस एंड दैट इज हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, बेस ओ पी अपॉन ओ आर, एंड कोस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज ओ पी, ए एक्स, एंड व्हाट इज ओ आर, ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या आएगा, ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कोस थीटा, ठीक है। चलिए सिमिलरली अगर मैं देखो यहां से यहां तक का ये वेक्टर, यहां से यहां तक का वेक्टर ए वाई है, तो इसके अपोजिट वाला ये वेक्टर भी क्या हो जाएगा, ए वाई। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। अब सेम ट्राइंगल का यूज हम करेंगे और इसमें हम क्या लगा देंगे, देखिए ट्राइंगल ओ पी आर, that is perpendicular, that is hypotenuse, that is sin theta। तो sin theta क्या लगेगा, PR upon OR, sin theta is equal to what is PR, that is AY, and what is OR, that is A। Cross multiply, what is the value of AY, A sin theta। तो याद रखना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो AX था हमारा, उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, A cos थीटा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट जो AY था उसकी वैल्यू कितनी आ गई है, A sin थीटा। अब ये फिक्स हो चुका है, ये न्यूमेरिकल्स में बड़ा यूज होगा कि जिस एक्सिस के साथ वेक्टर, जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा हो वो हमेशा कोस में रिजोल्व होगा, और अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, साइन में। अगर ये एंगल इधर, ये एंगल अगर यहाँ पे होता तो ये कोस में टूटता और ये साइन में टूटता। ये बात माइंड में याद रखना हमेशा, या फिर रट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न्यूमेरिकल्स आते हैं रिजोल्यूशन के, वेक्टर के ऊपर भी हम करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें आप देखोगे कि ये चीज फिक्स हो जाएगी। वहां पे हम कंपोनेंट तोड़ना ही सिखाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं जस्ट इसकी थ्योरी करवा रहा हूँ, इसका डेरिवेशन करवा रहा हूँ। तो चलिए अब हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ए वाई की वैल्यू आ चुकी है, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, ठीक है। वैसे पुट करने का कोई मतलब नहीं है, यहां देखिए जरा, दैट इज इक्वेशन सेकंड एंड दैट इज इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, स्क्वायर और एडिंग बोथ साइड कर दीजिए, आपका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, स्क्वायर और एडिंग बोथ साइड इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, स्क्वायर और एडिंग ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, माइंड में हमेशा याद रखना कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में जिस वेक्टर को हम तोड़ते हैं उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है, दोनों कंपोनेंट के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर आएगा ए का मैग्नीट्यूड। ये बात हमेशा याद रखना। ये तो बात हो गई मैग्नीट्यूड की। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो आपको याद रखनी है, जो आपको सीखनी है, वो है कंपोनेंट्स की वैल्यू निकालना। ए एक्स कैसे आया, ए कोस थीटा, और ए वाई कैसे आया। सिंपल मैथ लगाया मैंने एक ही राइट एंगल ट्राइंगल में, आप दूसरी ट्राइंगल का भी यूज कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। ओके, अब बात आती है डायरेक्शन की।
तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए तो आप पहले भी कर चुके हो, मैं पहले बता चुका हूँ डायरेक्शन करने का तरीका। देखिए डायरेक्शन के लिए मैंने बताया था सेम राइट एंगल ट्रायंगल उठा लीजिए, फालतू पजल होने की जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं देखना। इसी राइट एंगल ट्रायंगल में आप टेंजेंट थीटा लगा दीजिए, आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। तो वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए टेंजेंट थीटा हम लगाते हैं। टेंजेंट थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PR अपॉन OP, एंड व्हाट इज PR? दैट इज AY, एंड व्हाट इज दैट इज AX। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो AY की वैल्यू A sin थीटा, AX की वैल्यू A cos थीटा, A से A कैंसिल, साइन अपॉन कोस, टेंजेंट वही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स AY अपॉन AX। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। जिस वेक्टर को हम रिजोल्व कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन ये आएगी, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये आएगा, ये हमेशा याद रखना। क्लियर हो गया होगा? इजी था। तो ये था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकाला जाता है, किस तरीके से डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो वेक्टर, जिस भी वेक्टर को हम तोड़ रहे हैं, जिस वेक्टर को रिजोल्व कर रहे हैं, जिस वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हैं, उसके दो कंपोनेंट जो होंगे, तो जो वेक्टर जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा होगा ना वो कोस में टूटेगा। आप डायरेक्ट याद कर लोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, पूरा निकाल के देखोगे तो वैल्यू तो वही आनी कोस में, ठीक है। अब अलग अलग क्वेश्चन हम लाएंगे आपके लिए, अलग अलग एग्जाम्पल हम लाएंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पे आपको और बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को किस तरीके से हम रिजोल्व करेंगे। तो उसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे ना, वो कोस में कौन सा बनेगा, साइन में कौन सा बनेगा, यही हम सीखेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही है, पढ़ते रहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थैंक यू सो मच।